नमस्कार दोस्तों। जुनून ए इश्क भाग 7। अरमान कुवैत की धरती पर अपनी कदम रखता है। सर संभल कर, यहाँ की पुलिस बहुत अलर्ट हो गई है। हम भी कम अलर्ट नहीं है। कहा ना मैंने, जिस काम के लिए आया हूँ उसे पूरा करके ही जाऊँगा। शाम को ब्रिज के ऊपर पुलिस का जमवाड़ा लगा था। सर 100% कन्फर्म है कि यहीं पर आज डील होने वाली है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। दूर दूर तक सन्नाटा है। सर थोड़ा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यह माफिया बहुत चालाक होते हैं, इसलिए हमें छुप जाना चाहिए और छुपकर उनका इंतज़ार करना चाहिए। यकीन मानिए सर, आज यहाँ पर डील ज़रूर होगी। तभी अरमान ब्रिज के ऊपर भागता हुआ आता है। उसके सर से बहुत खून निकल रहा था और उसके हाथ पैरों में भी बहुत चोटें लगी थी। पुलिस वाले उसकी तरफ भागते हैं। ए भाई, तुम्हें इतनी चोटें कहाँ से आई? अच्छा हुआ सर कि आप लोग हमको मिल गए। उधर नदी के पास नाव के ऊपर कुछ लोग चहलकदमी कर रहे हैं। हमको थोड़ा सा डाउट हुआ सर, तो हम उनसे पूछने चले गए। देखिए उन्होंने हमें कितनी बुरी तरह मारा है। हमारा खूबसूरत चेहरा मार मार के बिगाड़ दिया है। कहाँ की बात कर रहे हो? कहाँ दिखे तुम्हें वो आदमी? अरे सर, वो आपको उस साइड हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही है ना, बस उसी जगह। हम तो सर शाम को वहाँ पर ठंडी हवा खाने गए थे और उन लोगों ने हमें इतना मार खिलाया दिया। अच्छा ठीक है कांस्टेबल, इसे हॉस्पिटल ले जाओ, हम वहाँ जाते हैं। और सुनो, हम तुमसे कुछ पूछताछ करेंगे। जब तक हम नहीं आते घर मत जाना, और अपना एड्रेस नाम सब कांस्टेबल को लिखा देना। पुलिस वाले उधर जाते हैं। कांस्टेबल अरमान को लेकर गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में बैठते ही अरमान अपना खून साफ करता है। कांस्टेबल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। तो कहिए सर, कितने % देने होंगे आप मुझे? बोला ना, जितना माल हमारा होगा उसका 3% तुझे मिल जाएगा। हमारा माल करोड़ों का है, तो तेरी कमाई भी करोड़ों में ही होगी। ठीक है सर। आधे घंटे बाद फ़ोन करके पार्टी से पूछ लीजिएगा, माल सुरक्षित पहुंच जाएगा और पैसा जो अकाउंट नंबर मैंने दिया है आपको उसमें पहुंचा देना, वरना अगले ही पल अपने सीनियर को फ़ोन कर दूंगा। ऐसे ही इस वर्दी के साथ गद्दारी नहीं की है, रकम चाहिए मुझे। जैसे ही उधर से कन्फर्मेशन मिल जाती है कि पार्टी को माल मिल चुका है, अगले ही पल तेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मोबाइल हाथ में रखना और चेक करते रहना। अरमान को एक जगह छोड़कर कांस्टेबल निकल जाता है। अरमान के आदमी गाड़ी लेकर खड़े रहते हैं। सर आपको बहुत चोटें आई हैं, चलिए आप पहले ड्रेसिंग करा लीजिए। मेरी ड्रेसिंग छोड़ो, सबसे पहले इसका पीछा करो, और जैसे ही यह पार्टी को माल देता है इसे मार देना, वरना यह आगे जाकर हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। और इसके साथ ही कल की न्यूज़पेपर में निकलवा देना कि कांस्टेबल माफिया को पकड़ते पकड़ते ड्यूटी पर शहीद हो गया, ताकि कल को उसके परिवार को कोई दिक्कत ना आए और इसकी जगह इसके परिवार में किसी को नौकरी मिल जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बदनामी की मौत मरे और उसका दर्द उसका परिवार झेले। इधर बानी अपनी ज़िंदगी में आए इस तूफ़ान से बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। इतना तो वह समझ चुकी थी कि अरमान अब उसकी ज़िंदगी से जाने वाला नहीं है और इस तरह उसकी ज़िंदगी नरक से बेहतर बना देगा। लेकिन अब आगे क्या करे, यह सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। अरमान का नंबर देखकर बानी गुस्से से अपने बाल नोच लेती है, पर मजबूरी में उसका कॉल अटेंड करती है। हेलो जान, मुझे याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बस मेरा काम ख़त्म हो गया है, कल सुबह मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। वैसे बहुत जल्द मैं तुम्हारे घर तुम्हारे पेरेंट्स से अपने रिश्ते की बात करने वाला हूँ। तुम भी तो यही चाहती हो ना, हमारा रिश्ता किसी बदनामी को ना देखे, इसलिए हम रिश्ते को नाम देना चाहते हैं। बानी हैरानी से मुंह खोलकर अरमान की बातें सुन रही थी। हे भगवान, मैं इस बंदे को 1 घंटे नहीं झेल सकती हूँ। पूरी ज़िंदगी मैं इसे कैसे झेलूँगी? क्या हुआ बानी, तुम इतनी चुप क्यों हो गई? शायद शादी के नाम से तुम्हें शर्म आ रही होगी ना? बानी मन में कहती है, बेवकूफ़ इंसान, मुझे शर्म नहीं आ रही, मुझे डर लग रहा है। मैं तुम जैसे डेविल के साथ कैसे रहूँगी? अच्छा
अभी मैं निकलता हूँ, सुबह तुमसे मिलता हूँ। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। बानी फ़ोन पटक के खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर से आए हवा के झोंकों को महसूस करती है। मैं उस हैवान के साथ कैसे रह सकती हूँ? उसने विराज को मार दिया। वह दिमाग से पागल है। उसके अंदर जुनून है और अपने इसी जुनून में तुम मुझे परेशान कर दोगे। मैं ऐसा क्या करूं कि यह मेरी ज़िंदगी से निकल जाए? सुबह अरमान नाश्ते की टेबल पर आकर बैठता है। तभी कमल जी गुस्से में अरमान से कहते हैं, तुम्हारी नज़रों में हमारी कोई रेपुटेशन है या नहीं? क्यों परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहते हो? अपने ऑफिस की सेक्रेटरी 2 कौड़ी की एम्प्लॉय के साथ इश्कबाजी कर रहे हो। इश्क नहीं, मैं बेहिंता मोहब्बत करता हूँ उस लड़की से। और आपको बता दूं कि आपका जो सपना है वह मैं बिल्कुल पूरा नहीं करूँगा। निहारिका, समझा लो अपने भाई को। इसका दिमाग खराब हो गया है। इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है जेसिका से, और तुम समझती क्यों नहीं? जेसिका के भाई के साथ तुम्हारी भी तो एंगेजमेंट हो चुकी है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी बहन की फ़िक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ अपनी बहन की फ़िक्र करने के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने अभिषेक रायचंद के साथ अपनी बहन की शादी तय कर दी है। मैं उसकी फैमिली से बात कराया हूँ और वह मेरी दीदी से शादी करने के लिए रेडी है। इसलिए अब मुझे उस 2 कौड़ी के लड़के के साथ अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना। बता दीजिएगा उन्हें मेरा रिश्ता उनकी बेटी से ख़त्म, मेरी बहन का रिश्ता उनके लड़के से ख़त्म। आपको अपनी दोस्ती निभानी है तो निभाए। वैसे मैं जानता हूँ कि आप जैसा इंसान निस्वार्थ हो कुछ नहीं करेगा। बदतमीज, तेरी जबान इतनी लंबी हो गई है कि अपने बाप से इस तरह से बात करता है। तू होता कौन है मेरी बेटी की ज़िंदगी का फैसला करने वाला? मैंने उसकी शादी रॉकी के साथ तय की है। उसकी शादी उसी के साथ होगी और तुझे भी जैसिका से ही शादी करनी होगी। क्यों मानूँ आपकी बात? क्यों? कौन हो आप? मैं तुम्हारा बाप हूँ। बस इसलिए आपकी थोड़ी बहुत इज्जत करता हूँ, वरना आप इज्जत के काबिल नहीं हैं। और अगर आप इतने जिम्मेदार होते तो आज मेरी माँ जिंदा होती। आपके लिए हमेशा से ही पैसा पहले रहा है, इसलिए आप मेरी बीमार और मरती हुई माँ को छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ के मरने के बाद उसकी चिता को आग लगाने भी नहीं आए आप, क्योंकि आपका बिजनेस आपको संभालना था और आप अपने आप को पिता कहते हैं। अपने ही हाथों से अपने ही बेटे को अंडरवर्ल्ड माफिया बना दिया और आप अपने आप को पिता कहते हैं। आज मैं जिस दलदल में फंसा हूँ, इंसान से जानवर बन गया हूँ, तो उसकी वजह सिर्फ आप हो, मिस्टर कमल सिंघानिया। इसलिए मुझसे तो रिस्पेक्ट की उम्मीद मत करना। थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ तो बस इसलिए क्योंकि आपके माध्यम से मैं इस दुनिया में आया। मेरी और मेरी बहन की ज़िंदगी के फैसले लेने का आपको कोई हक नहीं है। उस सब समय कहाँ थे आप, जब माँ के मर जाने के बाद हम दोनों भाई बहन सड़क पर भीख मांग रहे थे? उस वक्त कहाँ थे आप, जब मेरी बहन लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके मुसीबतें उठाकर मेरे लिए 2 वक्त की रोटियां ला रही थी? उस वक्त कहाँ थे आप? मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया था और वह अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उस वक्त कहाँ थे आप, जब आपका बेटा अपनी मरती हुई बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट में मजदूरी करता था? आपको तो शर्म आनी चाहिए, खुद को हमारा बाप कहते हुए। ये सारा बिजनेस, ये सारी प्रॉपर्टी सब मैंने खुद बनाई है, इसलिए इज्जत के साथ इस घर में पड़े रहिए और अपना मुंह बंद रखिए। अरमान गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और कमल सिंघानिया आंखों में आंसू लेकर वहीं पर बैठे रहते हैं। अरमान गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बानी पर पड़ती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बानी चुपचाप दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ जाती है। अरमान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। जानती हो, आज मैं बहुत परेशान था, पर तुम्हें देखते ही सारी परेशानी दूर हो गई, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी का सुकून हो। बानी मन में कहती है, जिसने मेरी ज़िंदगी का सुकून और चैन छीन रखा है और यह मुझे अपना सुकून कह रहा है। बानी देखती है गाड़ी ऑफिस की तरफ न जाकर कहीं और जा रही है। जहाँ तक मुझे लगता है यह रास्ता ऑफिस की तरफ नहीं जाता। तुम्हें पूछ सकती हूँ,
मिस्टर अरमान कि आप कहाँ जा रहे हैं। आज मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। बानी हैरानी से अरमान की तरफ देखती है। अरमान मुस्कुराकर कहता है, हर चीज़ का गलत मतलब मत निकाला करो। मैं बस कुछ देर तुम्हारे साथ अकेले बिताना चाहता हूँ। इसका मतलब नहीं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ भी गंदगी भर जाए। बानी अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि सच में उसने सोचा तो कुछ गलत ही था। थोड़ी देर में गाड़ी एक आलीशान बंगले के अंदर जाती है। बानी देखती है चारों तरफ हरियाली और उसके बीच में बना हुआ एक प्यारा सा फार्म हाउस। अरमान बानी के चेहरे पर खुशी को देख पा रहा था। अंदर चलो जान, अरमान बानी की कमर पर हाथ रखकर कहता है। बानी झटके से उससे दूर हो जाती है और अंदर की तरफ चल देती है। इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने सबको छुट्टी दे दी है। आज यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम, तीसरा कोई भी नहीं। अरमान बानी को एक पैकेट देकर कहता है, यह ड्रेस चेंज करके आओ, मैं तुम्हें इसमें देखना चाहता हूँ। पहले तो बानी मुंह बनाती है, लेकिन जब अरमान की आंखें देखती है तो चुपचाप पैकेट लेकर अंदर चली जाती है। पैकेट सोफे पर फेंक कर कहती है, खुद को समझता क्या है? क्या मैं इसके हाथों की कठपुतली हूँ? जैसा ये बोलेगा वैसा करूँ। अगर इस पैकेट के अंदर कोई उल्टी सीधी ड्रेस हुई ना तो बाय गॉड मैं इसे आग लगा दूँगी, पर पहनूंगी नहीं। बानी गुस्से में पैकेट खोलती है और उसके अंदर बहुत ही सुंदर पर्पल कलर का गाउन था, जिसे देखकर सच में बानी की आंखों में चमक आ जाती है। नोट बैड, इस राक्षस की पसंद काफ़ी अच्छी है। बात तो सही है, तभी तो इसने मुझे पसंद किया है। थोड़ी देर में रेडी होकर बानी बाहर आती है। अरमान कुछ पल के लिए उसे देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? अरमान बानी को दीवानों की तरह देखता है। बानी अरमान की नज़र की तफ्तीश को बर्दाश्त नहीं कर पा सकती। वह घूमकर खड़ी हो जाती है। अरमान पीछे से आकर बानी को गोद में उठा लेता है। बानी हैरान रह जाती है। अरमान उसे सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाता है। बानी का गला सूखने लगता है। अरमान कहता है, रिलैक्स, हम सिर्फ टेरिस पर जा रहे हैं। टेरिस पर बानी देखती है दूर दूर तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली। पूरा फूलों का बगीचा था जो ऊपर से और भी खूबसूरत दिख रहा था, और उसमें उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियाँ। बानी कुछ पल के लिए उस सुंदरता वातावरण में खो जाती है। अरमान पीछे से आकर बानी को अपनी बाहों में भर लेता है। अच्छा लग रहा है ना? ये कितना शांत माहौल है। ऐसा लगता है सारा सुकून बस इसी पल में है। मैंने बचपन से बहुत तकलीफ देखी है। आज जो अरमान सिंघानिया इस पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, पहले मैं ऐसा नहीं था। बानी घूमकर अरमान की आंखों में देखती है, जिसकी आंखों में बेहिसाब दर्द था। बानी सोचती है, कितना पावरफुल और अब पैसे वाला आदमी दुखी भी हो सकता है। भला इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? इनके पास तो इतनी सारी धन दौलत, सिर्फ पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता। बानी, सुकून भी बहुत मायने रखता है। मेरे पास पैसा है, पावर है, पर सुकून नहीं है। अरमान बानी के कंधे पर अपना सिर टिका लेता है। बानी उसे गौर से देखती है और हटाने की कोशिश नहीं करती। मेरे पापा एक ऑफिस में मामूली से एम्प्लॉय हुआ करते थे। हमारी एक छोटी सी हंसती खेलती फैमिली थी। मेरी बड़ी बहन और माँ पापा। घर बड़ा नहीं था, लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े थे। हमारे घर में पैसा नहीं था, पर खुशियाँ बहुत थी। हमारे घर में शानो शौकत नहीं था, पर सुकून बहुत था। अचानक धीरे धीरे पापा का बर्ताव, अब वो ज़्यादातर घर पर रहते थे और ना ही उनके पास हमारे लिए वक्त था। सालों पापा का यही रवैया चलता रहा। माँ पापा से परेशान हो गई थी। कोई भी त्यौहार हो, पापा कभी हमारे साथ में नहीं रहते थे। यहाँ तक कि जिन्होंने आज तक मेरा और दीदी का बर्थडे नहीं छोड़ा, पिछले 2 साल से वह हमारे जन्मदिन वाले दिन भी नहीं रहते। जब भी माँ पूछती तो पापा कहते, तुम लोगों की लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, बड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ 9 साल का था, पर समझ सकता था घर में धीरे धीरे वह हर चीज़ आ रही थी जिसके सपने मैं बचपन से देखा करता था। पता मुझे यह समझ नहीं था कि मेरे पापा यह सब कहाँ से ला रहे हैं। घर में ज़रूरत का सामान बढ़ता जा रहा था, पर हमारी खुशियाँ कम होती जा रही थी। पापा महीनों घर नहीं आते थे।
जब माँ पूछती तो पापा कह देते बिजनेस टूर पर जाता हूँ, कंपनी का मैनेजर बन गया हूँ। मम्मी पापा की बातों में तसल्ली कर लेती और फिर धीरे धीरे माँ बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने चेकअप करवाया तो पता चला माँ को ब्रेन ट्यूमर है। पापा ने कहा वो कुछ भी करेंगे, माँ को बचा लेंगे, उनका इलाज कराएंगे। पापा माँ का इलाज करवा के पैसे देते, दवाइयाँ देते, लेकिन जिस चीज़ की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वह नहीं देते, उनका वक्त और उनका प्यार। धीरे धीरे माँ डिप्रेशन की तरफ बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर्स ने कहा अगर यह इसी तरह परेशान रहे तो इनकी जान भी जा सकती है। हम छोटे बच्चे क्या समझते। पापा को कई रिश्तेदारों ने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की। पापा ने बस इतना ही कहा जो भी कुछ कर रहा हूँ इन लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, इनकी खुशियों के लिए ही कर रहा हूँ। अगर कमाऊँगा नहीं तो इतना महंगा इलाज कहाँ से कर पाऊँगा। मुझे आज भी वो रात याद है, मैं बहुत परेशान थी। वह बार बार पापा को फ़ोन कर रही थी। बड़ी मुश्किल से पापा ने फ़ोन उठाया। माँ ने रोते हुए उनसे इतना ही कहा जल्दी से घर आ जाइए, वह भी देखना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है। आज वह बहुत परेशान है, उन्हें बहुत घबराहट हो रही है। पापा ने बोला थोड़ी देर में आ जाऊँगा, इंतज़ार करना। हम दोनों भाई बहन माँ के पास बैठे थे। मैं माँ का पैर दबा रहा था और दीदी माँ के सर दबा रही थी। अचानक से माँ को गुलशन होने लगी। जल्दी से डॉक्टर को बुलाएगा। माँ की आंखें बस दरवाजे की तरफ लगी थी। मैं समझ गया माँ पापा का इंतज़ार कर रही है। मैं बार बार गेट के बाहर जाता, शायद पापा आ गए, लेकिन नहीं। दीदी मैं पापा को कई बार फ़ोन लगाया लेकिन वह भी नहीं आए। अचानक से डॉक्टर के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर अंदर गया तो देखा मेरी माँ आंखें बंद करके लेटी हुई है। दीदी उनके पैरों के पास बैठकर रो रही है। मैंने माँ का हाथ हिलाकर कहा माँ उठो, चिंता मत करो, पापा अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन मेरी माँ अब किसी का इंतज़ार नहीं करती क्योंकि वह इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी आंखें पापा का इंतज़ार करते करते बंद हो गई। लेकिन वह पत्थर दिल इंसान पैसे कमाने में इतना बिजी हो गया कि उसे मेरी माँ की तड़प तक नहीं दिखाई दी। माँ हमें छोड़कर चली गई और इसी के साथ हमारा बचपन भी हमें छोड़कर चला गया। जानते हो पूरी रात माँ की मिट्टी को यहीं रखा, शायद मेरे पापा आ जाएं। और अगले दिन दोपहर तक जब वह नहीं आया तो फिर मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। हम दोनों भाई बहन घर में अकेले पड़े रहते। मोहल्ले वाले कुछ दे देते तो हम खा लेते। हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारा बचपन वहीं ख़त्म हो गया। दोस्तों ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।